रोज़ाना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा कि उस लड़की से मुलाकात हुई कि नहीं। अली बिन सुफियान ने कहा, नहीं, उससे मुलाकात मुमकिन नज़र नहीं आ रही है। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसको कैद करके रखा है। उससे अगली रात अभी तारीख हुई थी जब जकोई अपने कमरे में थी। नाजी और ओरविस साथ वाले कमरे में थे। उसे घोड़े के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने उस पर ध्यान दिया तो बाहर के चिरागों की रोशनी में उसको दो घुड़सवार घोड़ों से दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम हो रहे थे। घोड़े से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ बढ़े तो उनकी चाल बता रही थी कि यह ताजिर नहीं। इतने में ओरविस बाहर निकला। दोनों घुड़सवार उसको देखकर रुक गए और उसको सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया और उसने उनके गिर्द घूमकर इनका जायजा लिया और फिर कहा कि अपने हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चुग्गे खोले और हथियार दिखा दिए। उनके पास छोटी छोटी तलवारें और एक एक नेजा था। ओरविस उनको कमरे के अंदर ले गया। दरबान बाहर खड़ा था। जो कोई गहरे सोच में पड़ गई। वह कमरे से निकली और नाजी के कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर दरबान ने उसको दरवाजे पर ही रोका और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि वो किसी को अंदर जाने ना दे। जकोई को वहाँ ऐसी हैसियत हासिल होती थी कि वह कमांडरों पर भी हुक्म चलाया करती थी। दरबान के कहने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। इसे याद आया कि नाजी ने उसकी मौजूदगी में ओरविस से कहा था कि मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पैगंबर तैयार करो और उन्हें बहुत दूर जाना है और मेरी बात बहुत गौर से सुनो। और फिर उसने जकोई को अंदर जाने को कहा और नाजी फिर बगावत की बातें करने लगा। यह सब सोचकर वह अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने इस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले तो उसे कोई बात समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में उसको नाजी की आवाज़ें बड़ी साफ सुनाई दे रही थीं। नाजी कह रहा था, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पड़े तो सबसे पहले उसे पैगंबर को गायब करना। जान पर खेल जाना। जो भी तुम्हारे रास्ते में हायल हो उसको रास्ते से हटा देना। तुम्हारा सफ़र 4 दिनों का है, लेकिन 3 दिन में पहुंचने की कोशिश करना। सिमत याद कर लो, शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले। जकोई भी बाहर निकली। उसने देखा कि दोनों सवार घोड़े पर सवार हो रहे थे। नाजी और ओरविस भी बाहर निकले थे। वो शायद उनको अलविदा कहने के लिए बाहर खड़े थे। घुड़सवार बहुत तेजी से वहां से रवाना हो गए। नाजी ने जकोई को बुलाकर कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। काम बहुत लंबा है, देर लगेगी। तुम आराम कर लो। अगर अकेले दिल न लगे तो घूम फिर लेना। जकोई ने कहा, हाँ, जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली। नाजी और ओरविस भी चले गए। जकोई ने चुग्गा पहना, कमर में खंजर डाला और हरम की तरफ चल पड़ी। वह जगह कुछ 100 गज दूर थी। वह नाजी पर जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम के अंदर ही जा रही है। दरबान को भी उसने यही बताया। हरम के अंदर जब जकोई दाखिल हुई तो हरम वालियों को उसको देखकर हैरानी हुई और पहली बार वह वहां आई थी। सबने उसका इस्तकबाल किया और उसको प्यार किया। उन दोनों लड़कियों ने भी उसको खुशामदीद कहा जो जकोई को कत्ल करना चाहती थीं। जब जकोई सबसे मिली और सबके साथ बातें की, फिर हरम से बाहर निकली। वो खुर्राट मुलाजिमा भी वहीं थी जिसे जकोई को कत्ल करना था। उसने जकोई को बड़े गौर से देखा और जकोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रिहाइशगाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान भी। जकोई हरम से निकली तो नाजी की रिहाइशगाह के बजाय बहुत तेज तेज दूसरी सिमत की तरफ चल पड़ी। इधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन जकोई जरा उससे दूर जा रही थी। जकोई से 15-20 कदम दूर एक सियाह साया भी चल रहा था। वह कोई इंसान हो सकता था, लेकिन सियाह लिबादे में लिपटे होने की वजह से वो कोई भूत ही लग रहा था। जकोई की रफ्तार तेज हुई तो उसने भी अपनी रफ्तार और तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियाँ थीं। जकोई उनमें से रोपोस हुई, इसलिए वो भी झाड़ियों से रुपोस हो गया। वहां से कोई 250-300 गज दूर सुल्तान सलाहुद्दीन की रिहाइशगाह थी, जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। जकोई का रुख उधर ही था। वो झाड़ियों से निकली ही थी कि बाएं तरफ से सियाह साया उठा। चांदनी बड़ी साफ थी।
लेकिन फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसके पांव की आहट भी नहीं थी। उसका हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से जकोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। जकोई की चीख निकली, खंजर उसके कंधे से निकाल दिया गया। जकोई ने इतना गहरा वार खाकर अपने कमरबंद से अपना भी खंजर निकाला। उस साया ने उस पर दूसरा वार किया तो जकोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर उसके सीने में उतार दिया। जकोई को चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। जकोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो उसके पेट में पूरा खंजर उतर गया। उसके साथ ही जकोई के अपने पहलू में भी खंजर लगा, लेकिन वो इतना गहरा नहीं था। उसके साथ ही हमला करने वाली औरत चकरा कर गिर गई। जकोई ने यह नहीं देखा कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वह दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून तेजी से बह रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन का मकान उसको चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके जकोई को चक्कर आने लगे। उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। उसने चिल्लाना शुरू किया, अली अय्यूबी, अली अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस अजीम जासूस जकोई के कपड़े खून से सुर्ख होने लगे। वो बहुत मुश्किल से अपने कदम घसीटने लगी थी। इस अजीम जासूस की मंजिल थोड़ी बहुत ही करीब थी, लेकिन उस तक पहुंचना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। जकोई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक कीमती राज हासिल किया था। वह मुसलसल अली अय्यूबी कहकर पुकार रही थी। करीब एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे आवाज सुनाई दी तो वो दौड़कर वहां पहुंच गया। जकोई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंचा दो, जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने जब उसका खून देखा तो उसको पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। उसके 2 नायब भी मौजूद थे। यह रिपोर्टें हैं कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था जिस पर गौर हो रहा था। इतने में दरबान दौड़ता हुआ आया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है, यह लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। यह सुनते ही अली बिन सुफियान ने कमान से निकले हुए तीर की तरह बाहर दौड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी जब ये अल्फाज सुने तो वह भी अली के पीछे दौड़े। इतने में लड़की को अंदर लाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चीख कर कहा, तबीब और जर्राह को जल्दी से बुलाओ। लड़की को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उठाकर अपने पलंग पर लिटा दिया। थोड़े ही वक्त में पलंग भी खून से सुर्ख हो रहा था। किसी को बुलाओ, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। अली ने कहा, तुम्हें जख्मी किसने किया है? जकोई ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो। शुमाल मशरिक की तरफ सवार दौड़ा दो, सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चुग्गे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सियाह है। वह ताजिर लगते हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रेंक को भेजा गया है। नाजी की यह सूडानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ नहीं मालूम। सुल्तान, आपकी सल्तनत सेहत खतरे में है और इन 2 सवारों को रास्ते में ही पकड़ लो। तफसील उनके पास है। बोलते बोलते जकोई पर गस्सी तारी हो गई। 2 तबीब आ गए। उन्हें खून बंद करने की कोशिश की। जकोई के मुंह में दवाइयाँ डाली जिनके असर से जकोई फिर से बोलने के काबिल हुई। मिसाल के तौर पर नाजी ने ओरविस के साथ क्या बातें की। नाजी ने जकोई को कैसे अपने कमरे में जाने को कहा। नाजी का गुस्सा और भागदौड़, 2 सवारों का आना जाना वगैरह। फिर उसने बताया कि उसको यह इल्म नहीं कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वह मौका मौजूद देखकर इधर ही आ रही थी। पीछे से किसी ने खंजर घोंप दिया। उसने अपना खंजर निकालकर उस पर हमला किया। हमलावर की चीख बता रही थी कि वह कोई औरत थी। उसने जगह बता दी तो उसी वक्त फौजी वहां दौड़ा दिए गए। जकोई ने कहा कि वो इंसान जिंदा नहीं होगा क्योंकि मैंने वार उसके सीने में और पेट पर किए थे। जकोई का खून नहीं रुक रहा था। ज्यादातर खून पहले ही बह गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन का यह जासूस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अपने फर्ज पर अपनी जिंदगी कुर्बान हो रही थी। जकोई ने अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सुल्तान अय्यूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर उसने अली बिन सुफियान से कहा, अली, मैंने कोताही तो नहीं की। अली बिन सुफियान ने कहा, दोस्तों, इस कहानी का
अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी इस कहानी का अगला भाग अपलोड करें तो वो आप तक बआसानी पहुंच जाए।